नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, ताकि वो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़कर बिल्कुल गहराई से समझ सके और उन्हें एनसीईआरटी में किसी प्रकार का कोई डाउट न रहे। यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब दिया जाता है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं हमारे आज के लेक्चर की। ज़्यादा समय आज हम वेस्ट नहीं करेंगे। तो इस लेसन की जो हमारा लेसन नंबर 2 है, भारत का पड़ोसी देशों के साथ संबंध, इसका हमने एक पार्ट पढ़ लिया था, एक क्लास हमने कंप्लीट कर ली है। मैं आशा करता हूं कि आपने वो क्लास देख ली होगी। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, आपको क्लास 7 सामाजिक भाग 2, कौन सा ये भाग 2 की प्लेलिस्ट मिलेगी। सभी लेसन लाइन टू लाइन पढ़ाए हुए हैं, तो उसमें आप जाके प्लेलिस्ट मिलेगी और वहां से आप इसका पहली क्लास जरूर देख लीजिए। अब हम बात करते हैं क्लास 2 की। आज हमें पढ़ना भारत और पाकिस्तान के जो आपके किस प्रकार से संबंध है भी, क्योंकि हम पड़ोसी देश पढ़ रहे हैं तो पाकिस्तान भी आपका पड़ोसी देश है। हमने कौन सा पड़ोसी देश पढ़ लिया, तो एक बार मैं आपको पिछला पार्ट थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ, क्या क्या चीजें हमने पढ़ी है। श्रीमान जी, हमने पढ़ा भारत एवं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ा था पिछले पार्ट में। थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। भारत के 7 ऐसे पड़ोसी देश हैं जो आपका स्थलीय सीमा साझा करते हैं भी। कौन कौन से, जिनके पास स्थल मतलब जमीन लगती है। आप कहेंगे सर एक अफगानिस्तान है, एक आपका पाकिस्तान है 2, एक चीन हो गया 3, एक नेपाल 4, एक भूटान 5, एक बांग्लादेश 6 और एक म्यांमार 7। 7 देश है जिनकी स्थलीय सीमा लगती है। उसके बाद हमारे 2 क्या पड़ोसी देश हैं जिनके साथ हमारी समुद्री सीमा लगती है, वो हमारे निकट पड़ोसी हैं भी। निकट पड़ोसी कौन से हैं सर? एक तो श्रीलंका है यहाँ पर, एक आपका मालदीव है, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। और दूर के पड़ोसी, दूर के पड़ोसी मैंने कल आपको बताया था, यहाँ इस साइड के देख लीजिए, उत्तर पश्चिम के, यहाँ पर आपको बताया था कि दूर के पड़ोसी ये रहेगा आपका। जो ईरान है वो आपका दूर का पड़ोसी है। ओमान है वो भी क्या आपका दूर का पड़ोसी है। आपको किसी और देश के माध्यम से नहीं जाना पड़ता, आपको सीधा ये दूर के पड़ोसी है भी। और इस साइड अगर आएंगे, यहाँ पर अगर मैप दिया होगा तो यहाँ वाला मैप ने जो इंडोनेशिया है, सिंगापुर, मलेशिया है, वो भी हमारे दूर के पड़ोसी है। हमें किसी अन्य देश में नहीं जाना पड़ता, हम सीधे वहां पर पहुंच जाते हैं। लेकिन हमें पढ़ना मेनली 9 देशों के बारे में। एक हमारा चीन के बारे में कंप्लीट हो चुका, चीन के बारे में हम पढ़ चुके अच्छी तरह से। और जो फैक्ट थे आपके, भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है। भारत की जो जमीन की बाउंड्री है उसकी लंबाई 15,100 किलोमीटर है और जो समुद्री सीमा है उसकी लंबाई 11,100 किलोमीटर है। ये कुछ ऐसे फैक्ट थे जो आपको याद करने। चीन के बारे में फैक्ट जो आपको याद करना, चीन कौन सा पड़ोसी है सर? ये चीन हमारा उत्तर पूर्वी पड़ोसी है, या फिर उत्तर दिशा में हमारा ये पड़ोसी है। और जो राज्य लगते हैं आपको 4, वो जरूर याद करने की। 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है, वो हमारा चीन के साथ सीमा बनाता है। वो 4 राज्य कौन से हैं वो सर? एक तो आपका अरुणाचल प्रदेश है, हमारा पूर्व से पश्चिम की ओर, यहाँ भी, यहाँ अरुणाचल प्रदेश है। फिर आपका सिक्किम आ जाएगा, फिर आपका उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और आपका लद्दाख। 4 स्टेट हैं आपके और एक केंद्र शासित प्रदेश है जो चीन के साथ सीमा बनाता है। कई बार पूछा जाएगा आपसे, और कई बार तो क्रम से पूछ लेगा कि आप पूर्व से पश्चिम बताइए या पश्चिम से पूर्व बताइए। आपको अरेंज भी करने पड़ेंगे। अगर आप यूपीएससी लेवल पे जाओगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। क्लियर है? हाँ सर क्लियर, कोई दिक्कत हमें नहीं। ये फैक्ट हमें याद है और आपको याद जरूर होंगे भी। यदि आपने पिछला पार्ट देख के आए होंगे ना, वो बच्चा बड़ा खुश हो रहा होगा कि सर ये 4 चीजें तो मुझे याद है भी। अब 1947 के विभाजन से पहले भारत पाकिस्तान का एक भाग था, ये सब आपको पता है भी, ये सब आपको पता है। यह विभाजन औपनिवेशिक काल की एक विरासत है भी। औपनिवेशिक काल मतलब जिस टाइम भारत गुलाम था ना अंग्रेजों का, उसकी ही क्या है, ये एक विरासत है कि उसी के समय इसका, उसी के कारण इसका जन्म हुआ था भी। ठीक है, और यह आज भी वर्तमान को प्रभावित कर रहा है। अभी के लिए हम स्मरण रखें कि भारत से भिन्न पाकिस्तान की स्थापना का आधार धार्मिक था। बस इतना चीज आप याद रख लीजिए कि भारत और जो पाकिस्तान में जो अलग हुए वो किस आधार पे हुए थे? धर्म के आधार पे अलग हुए थे भी। इस पर कक्षा 8 में विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी कि भारत पाकिस्तान क्यों अलग हुए। कक्षा 8 में क्या आप डिटेल में पढ़ोगे भी। ठीक है, बस आप इतना याद रखिए कि भारत है जो पाकिस्तान है वो भारत से किस आधार पर अलग हुआ था? धार्मिक आधार पर अलग हुआ था। एक बात आप याद रखिए, आप कहेंगे सर याद रह जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अभी के लिए इतना जानना पर्याप्त है कि ये दोनों देश दक्षिण एशिया के सर्वाधिक जटिल संबंधों को साझा करते हैं। जटिल संबंध मतलब इनके संबंध क्या है आपके? ठीक ठाक नहीं है अभी। ठीक है, इन दोनों के संबंध क्या है आपके? ठीक ठाक नहीं है। दक्षिण एशिया के दोनों देश हैं भी,
ये आपका एशिया महाद्वीप है ना, उसके दक्षिण में है ये इनकी पोजीशन। जैसे आपको मैं बता दूं कि जैसे आपका ये आपका एशिया महाद्वीप हो गया, तो यहाँ पे तो आपका क्या भारत है, आप कहेंगे सर बिल्कुल भारत है, और यहीं पे पाकिस्तान है। तो ये दक्षिण एशिया के दोनों देश है, और दोनों देशों के संबंध बड़े जटिल हैं भी, ठीक है, मतलब ठीक ठाक संबंध नहीं है। विभाजन के पश्चात भी 3 बार इनके युद्ध भी हो चुके, 1948, 1965, 1971 के युद्धों सहित अनेक सैन्य संघर्षों ने और 1999 में कारगिल युद्ध जैसे व्यापक संघर्षों के कारण दोनों देश के मध्य निरंतर तनाव की स्थिति बनी रही है। इसने कहा कि दोनों देशों के बीच में 3 तो युद्ध हो चुके, 4 ही मान लीजिए, कारगिल का भी आपका युद्ध था, कई उसको सैनिक वो मान देते हैं कि सैनिक ये आपका संघर्ष था, लेकिन ये मान लीजिए कि प्रॉपर युद्ध थे आपके। 4 युद्ध हो चुके, 48, 65, 71, और उसके अलावा अन्य जो सैनिकों की भिड़ंत है ना, वो आपकी होती रहती। 4 युद्ध हो चुके, जिसके कारण इनके संबंध आपस में खराब ही रहे हैं अभी। विशेष रूप से पाकिस्तानी सेना के समर्थन से भारत के विरुद्ध किए गए लगातार आतंकवादी हमलों ने दोनों देशों के मध्य सामान्य संबंधों की स्थापना में बाधा उत्पन्न कर दी। इसने कहा कि जो मेन कारण है ना, देखिए आतंकी हमले होते हैं भारत में, कोई दिक्कत नहीं है, कि उसने कहा था कि सर पाकिस्तान को क्यों दुश्मन मानते हैं, कई ये पक्ष देते हैं कि आतंकवादी का तो कोई देश नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, तो हम पाकिस्तान को क्यों देश देते हैं। तो कारण ये है, पाकिस्तान को हम इसलिए दोष देते हैं क्योंकि उन आतंकवादियों की जो सहायता करती है ना, वो कौन करती है, पाकिस्तानी सेना करती है भी, इसलिए हम पाकिस्तान को दोष देते हैं उन आतंकी हमलों के लिए भी, ठीक है। तो इनके हमलों के कारण क्या होता है कि दोनों देशों के बीच सामान्य संबंधों के में स्थापना नहीं होती। कभी संबंध आपके सामान्य होते हैं, तभी वो क्या कोई हमला करवा देते हैं पाकिस्तान में, उसकी सहायता से हमला कर देते हैं वो आतंकवादी, फिर क्या संबंध फिर गड़बड़ा जाते हैं। तो ये इन दोनों देशों के संबंध इतने अच्छे नहीं रहे हैं, न आपके भूतकाल में रहे हैं, न फिलहाल वर्तमान में है, और भविष्य में आप देख लेंगे किस प्रकार के संबंध रहेंगे भारत पाकिस्तान के भी। दोनों देशों की सीमा के विभिन्न राज्यों को गुजरात, राजस्थान, पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख से होकर गुजरती है भी। तो दोनों देशों की सीमा भारत के कौन-कौन से राज्यों से, जैसे आपने चाइना के याद किए थे, उसी प्रकार आपको पाकिस्तान से लगने वाले राज्य कौन से हैं भी। तो आपकी शुरुआत गुजरात, राजस्थान, पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो आपके दोनों तो ये हो गए भी, कौन से ऊपर वाले, जम्मू कश्मीर और आपका लद्दाख, ये 2 हो गए। हाँ सर, 2 तो हो गए, क्लियर है। आपका फिर कौन-सा, राजस्थान और पंजाब। राजस्थान और आपका पंजाब। पंजाब का तो आपको पता है कि आधा पंजाब उसमें चला गया, आधा हमारे यहाँ आ गया। आपका पाकिस्तान में भी पंजाब है और हमारे भी यहाँ भी पंजाब है। और आपका गुजरात, कौन-सा है, गुजरात। आप बताइए सर कितने राज्य हो गए टोटल? तो यहाँ पे हम गिनते हैं 1, 2, 3 और जम्मू कश्मीर प्रदेश कितने हो गए आपके? केंद्र शासित प्रदेश, ये सर हमारे 5 हो गए भी। क्लियर है? 3 तो आपके राज्य हो गए और 2 आपके केंद्र शासित प्रदेश, कितने हो गए? 5 हो गए भी। केंद्र शासित प्रदेश कौन से? आपके जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और राज्य कौन से? पंजाब, गुजरात और राजस्थान। 5 टोटल के साथ सीमा बनाता है, जिसमें से 2 क्या आपके केंद्र शासित प्रदेश है और 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है भी। आप कहेंगे बिल्कुल सही है भी। यह केवल एक भौगोलिक रेखा नहीं है, अपितु यह साझी विरासत होने के कारण साथ-साथ दुखद विभाजित इतिहास का प्रतीक। उसने कहा कि ये रेखा है ना, ये हमें बहुत दुखी करती है भी। ठीक है, ये जो बाउंड्री है ना, जो पाकिस्तान के साथ बनाई हुई है, ये हमें बहुत ज़्यादा दुखी करती है, क्योंकि वो कभी हमारा ही हिस्सा था, हमारे ही देश का वो भाग था, और आज वो दूसरा देश बनकर हमारा, यहाँ तक कि दुश्मन देश के रूप में हमारे सामने खड़ा है। तो ये जो लाइन है ना, ये बँटवारा, ये हमें बहुत दुःख देता है अभी। ठीक है, तो ये लाइन यहाँ से ये बताई गई, थोड़ी-सी इमोशनल लाइन यहाँ पे इस भूगोल में आ गई। हमें इमोशनल होना नहीं है, हमें भूगोल पढ़ना भी। चीज़ें समझ में आ रही हैं? हाँ सर, हमें चीज़ें समझ में आ रही, किसी प्रकार का कोई डाउट फिलहाल नहीं है। तो आपको याद रह जाएँगे? हाँ सर, याद रह जाएँगे। पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, और ऊपर वाले 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, जो आपके पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं भी। इस उथल-पुथल भरे इतिहास में शांति के लिए भी प्रयास हुए हैं भी। उसने कहा कि ऐसा नहीं है कि हमेशा लड़ाइयाँ ही होती रही हो, हमने क्या है, शांति के लिए भी प्रयास किए। जैसे एक सीमित अवधि के लिए व्यापार को आरंभ करना, हिंदू या सिख तीर्थयात्रियों के लिए तीर्थ यात्रा के मार्ग को खोलना आदि। तो उसने कहा कि शांति के प्रयास हुए हैं। हमने कुछ समय के लिए व्यापार करके भी देखा है कि आप हमारे साथ व्यापार कीजिए। दोनों देशों ने क्या है, हाँ की है, और
कि जैसे आपके कुछ हिंदू पवित्र स्थल है जो आपके पहले तो पूरा भारत था एक, वो पाकिस्तान में चले गए। कुछ ऐसे सिख स्थल भी हैं जो आपके पाकिस्तान में चले गए, तो वहाँ पे भारत के लोग जाते हैं, उनके लिए भी हमने रास्ते खोले हैं, ताकि हो सकता है कि सीधे नहीं तो व्यापार करने के कारण आपस में देशों में क्या आ जाए, शांति आ जाए। आपके जब आदान-प्रदान होगा, लोग जाएँगे, वहाँ भी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, तो शायद इसके कारण शायद शांति आ जाए। तो इस प्रकार के प्रयास हमने किए हैं शांति के, ये नहीं कि हम सदा ही लड़ाई हमने की है अभी। ये एक साझा अतीत के धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल है, जो वर्तमान में भी अस्तित्व में। ये क्या हमारा जो साझा अतीत मतलब पहले तो हम एक ही थे ना, हमारा जो इतिहास था दोनों का एक ही था, उसके ही कुछ ये स्थल हैं अभी। अब जो क्या दोनों अलग-अलग देशों में बँट गए हैं अभी। ये आज वर्तमान में भी पाकिस्तान के पंजाब में स्थित कटास राज मंदिर परिसर ऐसा ही एक उदाहरण है अभी। पाकिस्तान के पंजाब में आपको बताया था ना, पंजाब के 2 हिस्सों में बँट गया था, एक आपका पाकिस्तान में पंजाब, एक भारत का पंजाब। इसने कहा कि जो पाकिस्तान का पंजाब है ना, उसमें स्थित है कटास राज मंदिर परिसर, ऐसा ही एक उदाहरण है। इसका संबंध महाभारत काल से है। इसमें एक पवित्र सरोवर है भी। इसके अतिरिक्त बलूचिस्तान में हिंगलाज माता का मंदिर भी। तो ये कुछ ऐसे धार्मिक स्थल हैं जो आपके हिंदुओं से आपके बिलोंग करते हैं, हिंदुओं से संबंध रखते हैं भी। तो ये आपको याद रखना कि कहाँ पे है आपका कटास राज मंदिर, कहाँ है, पाकिस्तान के पंजाब में है। जो आपका हिंगलाज माता का मंदिर है वो बलूचिस्तान में है भी। और अनेक हिंदू, बौद्ध और सिख तीर्थ स्थल आज भी पाकिस्तान में विद्यमान है। इन तीर्थ स्थलों के अतिरिक्त दोनों देशों की भाषाएं, व्यंजन, संगीत और पर्व भी सीमा को जोड़ने का कार्य करते हैं। कि ऐसे त्योहार हैं जो आपके दोनों देशों में मनाए जाते हैं, ऐसे कुछ व्यंजन मतलब खाने की चीजें जो दोनों देशों में मनाई जाती है या फिर उनका आदान प्रदान होता है, कि अब भी कुछ न कुछ ऐसे मसले हैं जहाँ पे क्या है आप शांति स्थापित कर सकते, दोनों में संबंध बने हुए हैं भी। भारत और पाकिस्तान के मध्य करतारपुर कॉरिडोर एक वीजा मुक्त सीमा पार करने का मार्ग है भी। यहाँ पर एक है आपका वीजा मुक्त सीमा भी पार। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर आपको वैसे तो एक देश से दूसरे देश में जब आप जाते हैं तो क्या है कि आपको वीजा लेना पड़ता है, लेकिन ये जो रास्ता है ना, ये स्पेशल क्या है, जो आपके तीर्थ यात्री जो कहाँ जाते हैं, करतारपुर जाते हैं भी, जो ये आपका सिखों का धार्मिक स्थल है। जहाँ पे क्या है कि जो आपका गुरु नानक देव है ना, तो उन्होंने क्या किया था, अपने अंतिम दिन वहीं बिताए थे करतारपुर में। तो जो सिख धर्म उनकी जो आस्था है, वो लोग उनकी बहुत ज्यादा वहाँ पे, तो वहाँ वो जाते पाकिस्तान में। तो उसको क्या नाम दिया था आपका, करतारपुर कॉरिडोर नाम दिया था अभी। ठीक है, तो वो एक मार्ग है, रोड है, तो उसपे क्या है आपको वीजा नहीं लगाना पड़ता। एक ऐसे ही आपका कौन कौन जा रहे हैं उनका सर्टिफिकेट बना देता है प्रशासन, ये लोग जा रहे हैं, ठीक है, करतारपुर जा रहे हैं, वहां जाके दर्शन करके वापिस आ जाएंगे। तो ये एक योजना स्टार्ट की थी। इस कॉरिडोर से यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों को वीजा की आवश्यकता नहीं होती है, केवल एक अनुमति पत्र ही पर्याप्त होता है, जिसे हजारों लोग यात्रा के लिए वहां जाते हैं भी। ठीक है, क्योंकि गुरु नानक देव का अंतिम निवास स्थल है, अंतिम जीवन का जो अंतिम समय था, उसमें वो वहीं पर रहे थे भी। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष यही व्यतीत किए थे। दर्शकों से पंजाब के डेरा बाबा नानक स्थल की सीमा के समीप लगाए गए दूरबीन की सहायता से भारतीय श्रद्धालु इस पवित्र स्थल के दर्शन केवल दूर से ही कर पाते थे भी। तो इसने कहा कि दशकों तक जब भारत पाकिस्तान अलग हो गए, तो जब उनको दर्शन करने होते सिख श्रद्धालुओं को, तो दूरबीन लगा रखी थी भी। क्या थी, दूरबीन लगा रखी थी, और दूरबीन से उसके वो दर्शन कर सकते थे उस स्थान के भी। देखिए कैसे हालात होंगे भी। इस कॉरिडोर का विचार सर्वप्रथम 1990 के दशक में प्रस्तावित किया गया, परंतु वास्तव में 2019 में यह मार्ग प्रारंभ किया जा सका। गुरु नानक की 550वीं जयंती के अवसर पर इस कॉरिडोर की आधिकारिक रूप से खोला गया। और उसने कहा कि 1990 में इसका प्रस्ताव रखा गया। भारत पाकिस्तान के अधिकारी हैं, जो प्रशासन है, जो शासन है, वो एक साथ बैठे होंगे। इन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे हम क्या एक मार्ग बना देते हैं, जो पंजाब के सिख धर्म के जो श्रद्धालु है वो आपके वहां पर जा सके भी। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है भी। 1990 में फिर धीरे-धीरे इसकी बात चली, धीरे-धीरे आगे बढ़ा, और 2019 में क्या है उसको खोल दिया गया, वहां से लोग आने जाने लगे भी। क्या करतारपुर कॉरिडोर शांति एवं संवाद की संभावित प्रगति के लिए एक आदर्श हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। देखिए, जब दो व्यक्तियों में बातचीत बंद हो जाती है ना, तो कोई ना कोई टॉपिक उन्हें चाहिए बातचीत शुरू करने के लिए। जब एक बार बातचीत स्टार्ट होती है ना, तो धीरे-धीरे से वो सारी बातें करने लगते हैं भी। ठीक है, तो इसलिए एक शांति का भी एक ये संभावित आदर्श हो सकता है भी। करतारपुर साहिब गुरुद्वारे का एक दृश्य ये देखिए आपका पाकिस्तान में। ये था आपका पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान को आपको सिर्फ कुछ ज़्यादा याद नहीं रखने, आपको 3-4 युद्ध याद रखने, रखे तो
ठीक है, न रखे तो भी ठीक। मेन है हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, हमें भूगोल याद रखना, हमने जो भारत के राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा लगाते वो याद रखने। कौन-कौन से हैं सर? वो आपका गुजरात है, वो आपका राजस्थान है, वो आपका पंजाब है और 2 आपके केंद्र शासित प्रदेश है। बस ये बात आपको याद रखनी है पाकिस्तान की। और किस साइड सीमा है इसकी? उत्तर-पश्चिमी राज्य है। कौन-सा है? उत्तर-पश्चिमी पड़ोसी देश है। और आपको कोई इसमें चीज़ याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम इतिहास नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं भूगोल। भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध आपके जटिल है। क्यों जटिल है ये भी आपको बता दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक नवनिर्मित पड़ोसी भी, नया-नया पड़ोसी भी। नया-नया पड़ोसी कौन-सा आपका? बांग्लादेश भी। बार और ध्यान रखें कि ये भी हमारा ही हिस्सा था अभी। जब पाकिस्तान अलग हुआ ना, तो पाकिस्तान बांग्लादेश को लेके अलग हुआ था। मतलब उस टाइम बांग्लादेश था ही नहीं। पाकिस्तान जो, चलो आपको समझाने में मैं कैसे आपको बताऊँ? ये देखिए, ये आपका भारत का मैप हो गया। हाँ, प्रतीकात्मक रूप है। कभी कहो सर आपने भारत का मैप कैसे बना दिया? थोड़ा-सा और अच्छा बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ अभी। क्योंकि आपका लेक्चर भी तो जल्दी समाप्त करना, वरना कहोगे लेक्चर बहुत लंबा हो गया अभी। ठीक है, वैसा ही हो गया। चलो छोड़ो अभी। आपको मैं पाकिस्तान वाली बात बता देता हूँ, ये वाली। जब अलग हुआ ना, तो आपका ये हिस्सा जब अलग हुआ था, ये पाकिस्तान आपका इस साइड क्या आ गया? पाक आ गया। ठीक है? तो यहाँ पर एक हिस्सा था अभी, जहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पर मुस्लिमों की संख्या बहुत अधिक थी, तो ये भी हिस्सा अलग हो गया था भारत से, ये भी पाकिस्तान था। क्या था? पाकिस्तान। और ये कौन-सा पाकिस्तान था? पूर्वी पाकिस्तान था। कौन-सा था पूर्वी? क्योंकि पश्चिम वाला था ये पाकिस्तान, ये पूर्वी पाकिस्तान। तो पाकिस्तान 2 जगह से भारत में अलग हुआ था, एक यहाँ से और एक यहाँ से। ये आपका पूर्वी पाकिस्तान था 1947 में, तो ये भी हमारा ही हिस्सा था, हमारा हिंदुस्तान ही था अभी। भारत और बांग्लादेश के मध्य एक स्थायी संबंध जो एक साझा इतिहास, संस्कृति और भाषा से बना है। जैसा आपका ऐतिहासिक तौर पर पाकिस्तान के साथ संबंध है, वैसा ही आपका बांग्लादेश के साथ है, क्योंकि लगभग दोनों एक ही चीज हैं भी। जैसा कि हम अग्रिम कक्षाओं में पढ़ेंगे इतिहास में, बांग्लादेश जो पहले पूर्वी पाकिस्तान था, मैंने आपको बता दिया पूर्वी पाकिस्तान था, का जन्म 1971 में भारत और पाकिस्तान के मध्य हुए युद्ध के परिणाम स्वरूप हुआ। यहाँ की भाषा बांग्ला है और बांग्लादेश और भारत के पश्चिमी बंगाल राज्य की एक प्रचलित भाषा है भी। तो यहाँ पर देखिए चीजें भी, ये राज्य कब बना वो आपको याद रखना, वो बता दें 1971 में बना। ठीक है, और ये किसके कारण बना? एक 1971 में युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान का भी। तो उस युद्ध में जो पाकिस्तान की सेना ने सरेंडर कर दिया था, यहाँ पे पाकिस्तान की सेना बहुत ज्यादा क्या करती थी? अत्याचार कर रही थी। तो भारत ने क्या इसको अलग देश बना दिया था कि आप अलग रहो भी। ठीक, इसने कहा कि यहाँ पे इतने ज्यादा अत्याचार हुए थे बांग्लादेश में, कि इनको लोगों ने कहा हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, हम अलग देश चाहते हैं। तो यहाँ पे अलग देश बन गया था आपका बांग्लादेश 1971 में। अगली कक्षा में बिल्कुल डिटेल से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो 1971 में बना था। भारत पाकिस्तान के युद्ध के परिणाम स्वरूप इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। भाषा क्या आपकी इसकी? बांग्लादेश है। बांग्लादेश और भारत के पश्चिम बंगाल राज्य की एक प्रचलित भाषा जो बांग्ला है ना, बांग्ला भाषा है, वो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में भी बोली जाती है भी। ठीक है, जो आपकी यहाँ की भाषा बांग्ला भाषा ना, जो बांग्लादेश की है, वो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में बोली जाती है। बात आप टर्म याद कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी भी। अब दोनों देशों के बीच मध्य स्थलीय सीमा भारत चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भी लंबी है। यह सीमा, अब यहाँ पे राज्य आपको याद करने पड़ेंगे भी। एक पहली बात इसने बता दी कि जो बांग्लादेश के साथ स्थलीय सीमा लगती है ना, वो सबसे ज्यादा लंबी है आपकी भी, ऐसे घूम के आती है चारों तरफ बांग्लादेश के लिए। तो सबसे लंबी स्थलीय सीमा है वो किस देश के साथ लगती है? आप कहेंगे सर वो बांग्लादेश के साथ लगती है। अब राज्य कौन से हैं? तो मैं चीन वाले भी आपको रिवाइज करवा दूं एक बार। चीन वाले चाहेंगे सर आपका अरुणाचल प्रदेश है, आप कहेंगे ठीक है। सिक्किम है, हाँ सर ठीक है। और आपका उत्तराखंड है, हाँ सर ठीक है। हिमाचल प्रदेश है, हाँ सर ठीक है। और आपका लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। अब मैं आपको किसके याद करवा दूं? अब मैं आपको याद करवा देता हूँ पाकिस्तान वाले। पाकिस्तान वाले आपको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आपका लद्दाख है, हाँ सर। लद्दाख के पास जम्मू कश्मीर है, हाँ सर ठीक है। फिर आपका क्या है सर? पंजाब है, हाँ सर बिल्कुल ठीक है। पंजाब के पास राजस्थान है, हाँ सर ठीक है। राजस्थान के पास गुजरात है, हाँ सर बिल्कुल ठीक है। ये आपके चीन वाले हो गए, ये आपके पाकिस्तान वाले हो गए। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? बांग्लादेश की। बांग्लादेश के साथ कौन कौन से? एक पश्चिम बंगाल तो आपको याद ही होगा, बांग्लादेश बंगाल। आप कहेंगे सर ठीक है, पश्चिम बंगाल हो गया, पीबी हम इसको लिख लेते हैं, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद कौन है? आपका असम। असम आपने लिख लिया।
आप कहीं असम के बाद क्या है आपका मेघालय, एमजी कर देते हैं मेघालय को, क्या है मेघालय याद रखने हैं। और आपका त्रिपुरा टी, और आपका मिजोरम, क्या है मिजोरम। ये आपके राज्य हैं जो इसके साथ सीमा बनाते। कितने हो गए 1 2 3 4 5। क्या 5 राज्यों ने अभी तक किसी के साथ सीमा बनाई है? नहीं सर, नहीं बनाई। आप कहेंगे सर ये हो गए 1 2 3 4 5। ये बेटा क्या है, ये आपके राज्य 4 हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेंगे। और आप देख लेना कौन सा है, पंजाब है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, और आपका क्या है मिजोरम है। क्या है मिजोरम। ठीक है, क्लियर है बात, याद रह जाएंगे। इसको याद कैसे करेंगे बांग्लादेश वाले की, ये तो आपको मोटा मोटी याद रह जाएंगे। बांग्लादेश वाले कसम से भी, क्या है कसम से भी। जब मेघ बरसेंगे ना, कसम से, क्या है इसको याद करने की ट्रिक बता देता हूँ। कसम से भी, जब आपके मेघ बरसेंगे भी, क्या बरसेंगे मेघ बरसेंगे भी, तीनों मजे करेंगे भी। कितने मजे करेंगे? तीनों मजे करेंगे। कसम से, जब मेघ बरसेंगे तो तीनों मजे करेंगे। कसम से क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा। मेघ से मेघालय, बरसेंगे तो बंगाल याद करें तो ठीक है, वरना इसको छोड़ देना, बंगाल तो आपको पता ही होगा भी। और तीनों त्रिपुरा भी, और आपका मजे से मिजोरम। ये आपकी भी, जब मेघ बरसेंगे ना तो हम क्या, बंगाल में जब मेघ बरसेंगे तो तीनों मजे करेंगे कसम से। बस आपको याद हो जाएगा। आप कहेंगे सर याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सबसे ज्यादा लंबी भी सीमा इसकी है, और सबसे ज्यादा जो राज्य है वो भी इसके साथ सीमा बनाते हैं, 5 राज्य हैं। ठीक है, एक भी केंद्र शासित प्रदेश इसके साथ सीमा नहीं बनाता। बिल्कुल सर, हमें याद अब ये हो जाएगा भी। भारत और बांग्लादेश गंगा और ब्रह्मपुत्र से निकलने वाली कई सीमा पार नदी प्रणालियों को भी साझा करते हैं, कि जो आपकी गंगा नदी वो आपकी भारत में बहती है, और आपकी बांग्लादेश में बहती है। ब्रह्मपुत्र आपकी भारत में बहती है, और आपकी बांग्लादेश में भी बहती है भी। ये नदियां दोनों देशों में करोड़ों लोगों की कृषि, मत्स्य पालन, परिवहन और आजीविका में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं भी। तो ये एक बार देश देख लीजिए, ये बांग्लादेश भी। ये इस साइड इसके क्या लग गया, आप कहेंगे बांग्लादेश लग गया। क्या लग गया, बांग्लादेश। ये आपका मेघालय हो गया, ऊपर से आपका असम लग गया। ठीक है, ये आपका मेघालय असम हो गया, ये आपका त्रिपुरा मिजोरम ये हो गया। बस यही तो आपको याद करने थे। 5 है आपको, कितने हैं 5। 5 कौन कौन से हैं एक बार बता दीजिए। सबसे ज्यादा बंगाल के साथ आप कहेंगे सर एक तो पश्चिम बंगाल हो गया सर। आप कहेंगे पश्चिम बंगाल में मेघ बरसेंगे तो कौन सा हो गया आपका, मेघालय भी। मजे करेंगे तो मिजोरम। कौन मजे करेंगे तीनों, त्रिपुरा आपका हो गया अभी। आप कहेंगे सर, और मजे से क्या हो गया मिजोरम। कितने हो गए कसम से, और रह गया आपका, तो क्या हो जाएगा असम। बस 1 2 3 4 5 राज्य ये बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। फिर आपका ये आपका नेपाल हो गया, और ये आपका भूटान, और ये म्यांमार आपका हो गया। पढ़ रहे हैं अभी धीरे धीरे हम, कोई दिक्कत बात नहीं। भारत बांग्लादेश, ठीक है। 3 तो आपको क्लियर हो गए ना, 3 के आपको राज्य भी याद हो गए, और आपको ये पता लग गया इनकी लोकेशन कहाँ पर है भी। भारत और बांग्लादेश सुदृढ़ राजनीतिक, आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक सहयोग के माध्यम से अपने ऐतिहासिक संबंधों को सशक्त किया है, जिससे उनका संबंध दक्षिण एशिया में सबसे महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों में से एक बन गया। ये बुक शायद 2-4 साल पहले छपी होगी, ठीक है। लेकिन फिलहाल भारत बांग्लादेश के संबंध भी आपसी टकराव से गुजर रहे हैं। इनके संबंध भी क्या है, जटिल है। युद्ध नहीं हुआ है, लेकिन माहौल बड़ा गर्मा गर्मी चल रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच भी। आज की अगर मैं बात बताऊं कि जिस टाइम मैं लेक्चर ले रहा हूं भी, ठीक है। ये आपको एक सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान हम पहले पढ़ चुके, विश्व के सबसे बड़े मैंग्रोव वन का एक दृश्य है। इस वन का लगभग 2/3 भाग बांग्लादेश में है, और शेष भारत, मतलब 1/3 भारत में है, और 2/3 भाग क्या इसका बांग्लादेश पे, मतलब ये सीमा पर होगा भी। ठीक है, भारत बांग्लादेश की सीमा पर है। दोनों देश समुद्री सीमा भी साझा करते, इसके कारण उनका एक साझा समुद्री वातावरण भी है भी। ठीक है, तो उसने कहा कि जो दोनों देश है ना, तो उनके बीच में क्या है, समुद्री सीमा भी। ये नहीं कि सिर्फ स्थलीय सीमा है, समुद्री सीमा भी है भी।
सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इसका संरक्षण और प्रबंधन दोनों पड़ोसी राष्ट्रों द्वारा समन्वित रूप से किया जाता है। इसने कहा कि एक सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है जो जिसकी रक्षा संरक्षण दोनों देशों द्वारा की जाती, मिलजुल कर दोनों रक्षा करते हैं भी इसका। यह क्षेत्र बंगाल टाइगर और अन्य प्रजातियों का निवास स्थल होने के कारण जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण तो है ही, साथ ही यह प्राकृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह चक्रवातों के विरुद्ध एक प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य करता है। जब चक्रवात आते हैं ना, तो ये पेड़ पौधे वगैरह होते हैं ना, ये चक्रवात जो उसकी स्पीड होती है उसको क्या कर देता है, रोक देता है। इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक रूप से जो प्रकृति इसकी जैव विविधता उसके साथ साथ तो महत्वपूर्ण है ही भी, ये चक्रवात को भी रोकता है भी। जिससे जलवायु सहनशीलता बढ़ती है। हालांकि ठीक है, रोकने से जलवायु सहनशीलता बढ़ती है इसकी भी, ठीक है, वरना वहाँ की जलवायु कठिन हो जाए, चक्रवात आते रहेंगे ना, सीधे टकराते रहेंगे, तो वहाँ पे जो जलवायु रहने लायक नहीं रहेगी, थोड़ी सी मुश्किल जलवायु वहां पर हो जाएगी। हालांकि वैश्विक तापन और जलवायु परिवर्तन के कारण विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले वर्षों में बांग्लादेश को बढ़ते समुद्र स्तर और तीव्र चक्रवातों के प्रभाव का सामना करना पड़ेगा। इससे बहुत से लोगों के निवास स्थल नष्ट होने और उनकी आजीविका के प्रभावित होने की संभावना। लेकिन जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, वैसे वैसे संभावना है कि बांग्लादेश को आने वाले समय में क्या है, भयंकर चक्रवातों का सामना करना पड़ेगा और वहां पर बहुत सारे लोगों की जो जीवन है वो प्रभावित हो सकता है। और ये बात हम पहले पढ़ चुके कि कोई घटना एक देश को प्रभावित नहीं करती, बाकी देशों पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा, खासकर पड़ोसी देशों पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा भी। ठीक है, आप खुश मत होना कि बांग्लादेश में आपके चक्रवात आएंगे तो बांग्लादेश ही क्या प्रभावित होगा, बाकी चीजें भी क्या होंगी, प्रभावित होंगी, बाकी पड़ोसी देश भी प्रभावित होंगे। हमारा भी बांग्लादेश के पड़ोसी देश है तो हम भी प्रभावित होंगे भी। अब उसके बाद क्या है, एक नेपाल है भी। क्या है, नेपाल देश के बारे में और पढ़ लेते हैं हम। हिमालय की गोद में कितने पढ़ चुके आप, कहीं सर पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, बांग्लादेश हो गया, 3 आपके हो गए। 9 पढ़ने हैं, कितने पढ़ने हैं, 9। तो चलो नेपाल को है, इतना मुश्किल नहीं है जितना आप मान रहे हैं, और जितने आपने पढ़े हैं 3 वो आपको बेहतरीन तरीके से अब तक याद है, मैं आप ये कह सकता हूँ भी। हिमालय की गोद में स्थित नेपाल की भारत के साथ एक लंबी और मुक्त सीमा है। अभी यहाँ पे एक शब्द आया, मुक्त सीमा। मुक्त सीमा का क्या मतलब है, जहां पर वीजा की आवश्यकता नहीं होती, जैसे आपने गांव से शहर, शहर से गांव मनमर्जी से जाते हैं वैसे आप जा सकते हैं, उसको बोलते हैं मुक्त सीमा भी। जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम राज्यों तक विस्तृत है भी। अब ये राज्य लगा लीजिए कितने, 1 2 3 4 5, मतलब बांग्लादेश जितना ही क्या है, नेपाल है भी। क्या है, नेपाल। नेपाल के साथ 5 राज्य लगते हैं। 5 राज्य कौन कौन से लगेंगे वो देखिए आप ध्यान से भी। अब मैं आपको बताता हूँ कौन से लगेंगे। जब ये भारत की ये सीमा है ना, तो यहाँ से का आपका नेपाल है, इस प्रकार से मैं आपको ओवरऑल बताता हूँ। आप कहेंगे सर ये सिक्किम है भी। क्या है आपका, ये सिक्किम है, ये तो लगाएगा ही लगाएगा। और यहाँ पे आपका क्या है, पश्चिम बंगाल है। तो 2 तो ये पश्चिम बंगाल हो गए, ठीक है। एक आपका उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। कोई उत्तर नहीं पूछता, जब ये नेपाल जाते हैं तो आपसे कोई प्रश्न उत्तर नहीं होते, मुक्त सीमा है। तो उत्तर वाले दोनों आ गए, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। और एक आपका कौन सा है, एक आपका बिहार हो गया। क्या जैसे आप बिहार में जाते हो ना, बिना वैसे आप नेपाल में जा सकते हो। बिहार और नेपाल की तो सीमा बिल्कुल लगती है, अच्छी तरह से आपको पता होगा। 5 राज्य कौन से होंगे मुझे बता दीजिए अब जल्दी से। 5 राज्य हम बिल्कुल बता देंगे सर, नेपाल वाले, एक तो उत्तर वाले, कोई प्रश्न उत्तर नहीं होते। तो आपका उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश अगर हो गया तो बिहार भी होगा भी। कौन सा होगा, बिहार भी होगा। सर बिहार हो गए, यहाँ ये सिक्किम है और ये पश्चिम बंगाल है। ये 5 राज्यों के साथ इनकी सीमा लगती है, कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। हाँ सर, कोई डाउट हमें नहीं है, फिलहाल चीजें क्लियर है, आगे बढ़ जाएं। यही बात आपसे क्वेश्चन में आएगी कि बिहार के सारे, सॉरी, इसके नेपाल के साथ लगने वाले राज्यों की बता दीजिए कौन कौन से राज्य लगते हैं, पाकिस्तान के साथ बता दीजिए कौन से, ये सारे भी। मुक्त सीमा है आपका, ठीक है। किस राज्य के साथ मुक्त सीमा, मतलब जहां आपको वीजा की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो आपका मुक्त सीमा, वो आपका नेपाल है भी। इसके भौगोलिक निकटता ने सदियों से दोनों देशों के मध्य आपसी संबंध और सहयोग की संभव बनाया है। यह संबंध साझी विरासत, आध्यात्मिक जुड़ाव और सीमा पार आवागमन और राजनीतिक साझेदारी से मजबूत हुआ है। उसने कहा कि ये संबंध ना, जहां जिन देशों के बीच में मुक्त सीमा, अगर आपका व्यापार है ना, या फिर मुक्त सीमा है जहां पे वीजा की आवश्यकता नहीं होती, उन देशों के बीच ये मान लीजिए संबंध आपके बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो नेपाल के साथ हमारे जो ऐतिहासिक संबंध है, आध्यात्मिक संबंध है, राजनीतिक संबंध है, वो आपके बहुत अच्छे हैं। लेकिन
फिलहाल आज के टाइम जिस दिन मैं कक्षा ले रहा हूँ, नेपाल के साथ भी संबंध आपके अच्छे नहीं है। लगभग-लगभग आपके हर व्यापारिक जो आपका पड़ोसी देश है, उसके साथ आज के समय संबंध अच्छे नहीं है इतने बढ़िया जितने आपके पहले के समय थे। शायद जिस टाइम ये किताब छपी थी, उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, 2-4 साल पहले की भी। उस टाइम संबंध अच्छे थे, लेकिन आज जिस दिन मैं क्लास ले रहा हूँ, उस दिन संबंध अच्छे नहीं है। और आपको कमेंट करके बताना कि जिस दिन आप लेक्चर देख रहे हो सकता है कि आज 10 साल बाद आज लेक्चर को देखें, उस समय संबंध कैसे थे, ये भी आपको बताना है अभी। काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर जहां शिव की उपासना पशुओं के रक्षक में की जाती है। याद रखिए आप, कई बार एक नंबर में पूछा जाता है, जो पशुपतिनाथ शिव मंदिर है वो आपका कहाँ है? वो आपका काठमांडू है, जो आपकी बांग्लादेश की राजधानी है भी। सॉरी, नेपाल की राजधानी भी। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका भी। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। माफ कीजिएगा, मुंह से कई बार ऐसे वर्ड हो जाते हैं, तो इसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा भी। सांस्कृतिक दृष्टि से भारत और नेपाल की मध्य अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। दोनों देशों के श्रद्धालु नियमित रूप से सीमा पार पवित्र तीर्थस्थलों की यात्रा करते हैं। काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर एक प्रमुख हिंदू स्थल है, जहां प्रतिवर्ष हजारों भारतीय श्रद्धालु आते हैं। दसई तिहार, अब आपको ध्यान रखना भी, जो दशहरा है ना, उसको क्या कहा जाता है? दसई कहा जाता है। और तिहार किसको कहा जाता है? दीपावली को कहा जाता है नेपाल में। तो दोनों देशों में समान हर्ष उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। ये साझा आध्यात्मिक परंपरा और जनसंपर्क को सुदृढ़ करती है। जब दोनों मिलके बनाते हैं ना, जो चीजें दोनों देशों में मनाई जाती है, उनसे क्या है कि मित्रता आपकी आपस में बढ़ती है भी। ये साझा आध्यात्मिक परंपराएं जनसंपर्क को सुदृढ़ करती है। पारस्परिक सांस्कृतिक सम्मान की समृद्ध परंपरा को प्रतिबिंबित करती है। मतलब ये दिखाती है कि इन देशों में किस प्रकार से एक दूसरे की जो सांस्कृतिक विरासत है, सांस्कृतिक परंपरा, उसका सम्मान किया जाता है भी। तो मतलब कि बहुत ज्यादा जुड़ाव है आपका नेपाल और भारत का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक तौर पर, क्योंकि उनके त्योहार आपके कॉमन हो गए। दोनों एक दूसरे के त्योहारों का, रीति रिवाजों का क्या करते हैं? सम्मान करते हैं भी। ये साझा आध्यात्मिक परंपराएं मतलब कि दोनों की मिली-जुली हैं ये भी। जनसंपर्क मतलब एक दूसरे के मेल को बढ़ाती हैं। और पारस्परिक सांस्कृतिक सम्मान मतलब आपसी एक दूसरे का जो संस्कृति का क्या करना? सम्मान करने की भावना को क्या करती है? समृद्ध परंपरा को प्रतिबिंब करती है भी। प्रतिबिंब मतलब ये दिखाती है किस प्रकार से लोग एक दूसरे की जो आपकी सांस्कृतिक विरासत है ना, जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं, इनका सम्मान करते हैं, उस चीज को ये दिखाती है। ठीक है, प्रतिबिंब मतलब उसको दिखाना भी। अब राजनीतिक स्तर पर बात करते हैं। राजनीतिक स्तर पर भारत और नेपाल के मध्य घनिष्ठ कूटनीतिक संबंध है, जिनका प्रमुख आधार 1950 की शांति तथा मैत्री संधि है। भी एक संधि हुई थी भारत और नेपाल के बीच में। ये आपका इतिहास का विषय आ गया बीच में, लेकिन हम पढ़ देते हैं। 1950 की शांति और मैत्री संधि है भी। इस संधि में क्या क्या घोषणा हुई थी? ये हुई थी मुक्त सीमाओं की, व्यक्ति और वस्तुओं के मुक्त आवागमन की, कि किसी प्रकार का कोई टैक्स वैक्स नहीं है, किसी प्रकार का कि कोई आवागमन पे कोई आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह की आवश्यकता नहीं है। रक्षा नीति की, विदेश नीति जैसे क्षेत्रों में सहयोग का प्रावधान करती है। सीमा पार प्रवासन और व्यापार भारत नेपाल संबंधों का एक और महत्वपूर्ण पक्ष है। बहुत सारे नेपाल के लोग भारत में आए हुए काम करने के लिए भी। ठीक है, खासकर ये रसोई ये है ना आपके, ये आपके नेपाल को आपको ज्यादातर मिलेंगे भी। आपके आसपास भी शायद आपको कोई मिल जाए भी। मुक्त सीमा नीति नागरिकों को बिना पासपोर्ट एवं बिना वीजा के सुगमता से सीमा पार करने की अनुमति प्रदान करती है, जिसे दोनों राष्ट्रों के लोग शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, पारिवारिक संबंध बनाए रख सकते हैं। तो इसके लिए भी आपसे आ सकता है कि मुक्त सीमा नीति क्या है भी। ठीक है, तो ये आपको लिखने, मुक्त सीमा नीति क्या? नागरिकों को बिना पासपोर्ट एवं बिना वीजा के सुगमता से, आसानी से आप क्या है, सीमा पार की अनुमति प्रदान की जाती है भी। आपको कोई पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं, कोई आपको वीजा की आवश्यकता नहीं। आप सिर्फ एक नॉर्मल तौर पर क्या सामान्य स्थिति में सीमा पार कर सकते हैं। आप स्वास्थ्य सेवाओं का पढ़ने के लिए, व्यापार करने के लिए, इन चीजों का आप लाभ ले सकते हैं भी। सक्रिय व्यापार एवं जीवंत बाजारों के माध्यम से अनेक सीमावर्ती उपनगरों के दैनिक जीवन में यह पारस्परिक गहन निर्भरता प्रतीत होती है। इसने कहा कि सक्रिय व्यापार एवं जीवंत बाजारों के माध्यम से भी, तो उसने कहा कि जो सीमावर्ती बाजार हैं, जो सीमावर्ती मतलब जो बॉर्डर पे एरिया ना, तो उनमें ये चीजें देखने को मिलती है कि बांग्लादेश से लोग भारत आते हैं, भारत वाले लोग बांग्लादेश के बाजारों में खरीदारी करने के लिए जाते हैं, या फिर इलाज करने के लिए, कोई सामान लाने के लिए, शिक्षा के लिए। इस प्रकार से वो क्या है, आदान प्रदान करते हैं, सीमा पे वो आते जाते हैं। तो ये चीज आपको देखने को मिल जाएगी दैनिक जीवन में भी, रोजाना के काम ये होते हैं भी।
भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जो उसका पेट्रोलियम, दवाइयाँ, खाद्य सामग्री, निर्मित उत्पाद जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करता है अभी। उसने कहा कि भारत नेपाल का जो सबसे बड़ा भागीदार है अभी, ठीक है, व्यापार का भागीदार हमने पढ़ा था पहले पार्ट में, संतुलित व्यापार मतलब कि ये जो व्यापार, अब की बार भारत नेपाल के व्यापार की बात करें तो जो व्यापार किसके पक्ष में, भारत के पक्ष में, क्योंकि भारत नेपाल को बहुत सारी चीजें निर्यात करता है। वो निर्यात क्या क्या है अभी, वो निर्यात है आपका पेट्रोलियम है, दवाइयाँ, खाद्य सामग्री, निर्मित उत्पाद जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करता है। और अब चीन भी इसी दौड़ में लगा हुआ है कि मुझे नेपाल को ये सारी चीज़ें दूँ, भारत के साथ नेपाल को मैं दूर करूँ और मैं खुद उसके नज़दीक चला जाऊँ भी, मतलब रिलेशन बनाने के लिए चाइना भी चाहता है कि मैं क्या करूँ, इसको चीज़ें प्रदान करूँ भी। इसके बदले नेपाल कृषि उत्पाद, शिल्प और वस्त्रों का निर्यात करता है। ये चीजें नेपाल से हमारे भारत में आती है। ये आदान प्रदान न केवल दोनों राष्ट्रों के आर्थिक विकास में सहायता करता है, अपितु सीमा क्षेत्र में रहने वाले समुदाय के सामाजिक और आर्थिक एकीकरण को भी सुदृढ़ करता है। ये कहता है कि इसके कारण क्या, कि एकता आपकी बढ़ती है भी। अलग अलग देशों के जो लोग रहते हैं, उस देश के जो चीजें वो दूसरे देश के लोग खरीदते हैं, इस देश के लोग वहां के खरीदते हैं। इसके कारण क्या, उसमें एकीकरण की भावना आती है, भी संस्कृति का प्रचार प्रसार होता है। भारत नेपाल संबंध पड़ोसियों के मध्य सहयोग का एक विशिष्ट उदाहरण है, जो एक सामान्य इतिहास, आस्था और भूगोल या क्षेत्रीय सद्भाव के लिए प्रतिबद्धता से बना है। इसने कहा कि भारत नेपाल का जो रिलेशन है ना, भारत नेपाल का जैसा संबंध है, वो क्या है, पड़ोसियों के मध्य सहयोग का एक विशिष्ट उदाहरण है। उसने कहा कि पड़ोसियों के बीच में इस प्रकार का संबंध होना चाहिए। हम उदाहरण के तौर पर इसका उदाहरण देते हैं ना, जैसे हम देते हैं दोस्ती तो कृष्ण सुदामा की है भी, दानवीर तो आपका कर्ण जैसा है। तो वैसे ही जो भारत नेपाल का जो रिश्ते हैं, वो क्या है, आपके एक विशिष्ट उदाहरण है आपका, एक दो पड़ोसियों की। पड़ोसी तो ऐसे होने चाहिए भी, जो एक समान इतिहास, जो इनका इतिहास भी एक समान है लगभग, आस्था, भूगोल और क्षेत्रीय सद्भाव के लिए प्रतिबद्धता से काम करता है भी। ठीक है, जो क्या है कि क्षेत्रीय सद्भाव भी, क्षेत्रीय सद्भाव आपको बताया था ना कि आपको इस प्रकार से विकास करना अपना, कि सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना, अपने पड़ोसियों को भी साथ लेके चलना। इस प्रकार का विकास, क्षेत्रीय सद्भाव से विकास करना कहलाता है। तो ये प्रतिबद्धता से बना है भी। मुक्त सीमा क्या है भैया, आपको बता दिया आपको। थंडर ड्रैगन की भूमि भूटान, क्या है, थंडर ड्रैगन की भूमि भूटान के बारे में हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में। अब आपका लगभग लगभग 40 मिनट का ये लेक्चर हो चुका है। मेरे हिसाब से लेक्चर आपका काफ़ी हो गया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हम मिलेंगे भूटान में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।